Hello students, welcome to IJS Law classes. I am मानसी मित्तल. आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे एक्नॉलेजमेंट, गार्डियनशिप एंड विल. बहुत छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये बट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे एक्नॉलेजमेंट. व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट? बेसिक लेमैन लैंग्वेज में अगर कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट करना चाहे, बताना चाहे क्या होता है, तो you can unmute yourself and speak up. बताइए. Can anybody tell me? Layman language में. Under Muslim law, when father acknowledges that yes, this is my son or my daughter, ठीक है. accepts that he is his father. ओके. देखिए एक्नॉलेजमेंट क्या है. एक्नॉलेजमेंट बेसिकली बात करता है पेरेंट एज की. उस बच्चे की मदर कौन है, उस बच्चे का फादर कौन है. इंग्लिश वर्ड है एक्नॉलेजमेंट, यानी कि एक्नॉलेज करना, ये मेरा चाइल्ड है, राइट? अब मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसे हमने अडॉप्शन पढ़ा था हिंदू लॉ में, तो अडॉप्शन जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट मुस्लिम लॉ में नहीं होता. ठीक है. मुस्लिम लॉ में जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्नॉलेजमेंट का. ठीक है. थोड़ी बहुत चीजें मिलती जुलती हैं. ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें मिलती जुलती हैं. ठीक है, इसको हम देखेंगे. देखिए, तो सबसे पहली बात तो अगर आप बुलेट नोट्स बना रहे हैं, टॉप पे ही लिख लीजिए, अंडर मुस्लिम लॉ देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ अडॉप्शन. ठीक. उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जो मैं यूज करने वाली हूँ इस टॉपिक के अंदर. जब मैं आपको पढ़ाऊंगी चीजें तो बार बार ये शब्द यूज होंगे, तो इन शब्दों के मतलब मैं आपको पहले ही बता दूं. पेरेंटेज, मैटरनिटी, पैटर्निटी. वैसे तो बेसिक वर्ड्स हैं. बताना चाहेगा कोई इन वर्ड्स का मतलब? पेरेंट एज क्या होता है? It refers to both father and mother. ठीक है. चाइल्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है पेरेंट्स का? ठीक है, चाइल्ड के साथ क्या रिलेशन है पेरेंट्स का? ठीक है, रिलेशन ऑफ पेरेंट्स विद चाइल्ड. तो पेरेंट एज. अब मैटरनिटी क्या होता है? Relation of child with mother. ठीक है, मदर के साथ जो चाइल्ड का रिलेशन है. ठीक है, रिलेशन है. एंड पैटर्निटी, देखो आपको याद करने की जरूरत नहीं है. MA से माँ यानी कि मदर, और PA से पा यानी कि ये फादर की बात कर रहे हैं. ठीक है, कि फादर और चाइल्ड का क्या रिलेशनशिप है, मदर और चाइल्ड का क्या रिलेशनशिप है. और इस पेरेंट एज शब्द में तो खुद ही पेरेंट आ रहा है, यानी कि चाइल्ड और उसके बोथ द पेरेंट्स का उनके साथ क्या रिलेशनशिप है. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे हम दो चीजों की बात करते हैं. मैटरनिटी कैसे एस्टैब्लिश होती है और पैटर्निटी कैसे एस्टैब्लिश होती है. ठीक है. देखिए, अब मैं आपको सिंपल पहले लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाहूंगी जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी चीजें. देखिए, एक जायज संतान होती है जिसे आप लेजिटिमेट कहते हैं. एक नाजायज होती है जिसे आप इलेजिटिमेट कहते हैं. ठीक है. अब देखिए, जो मुस्लिम लॉ है इसमें एक्नॉलेजमेंट का कंसेप्ट कहाँ दिया गया है. देखिए, इसमें शिया सुन्नी दो व्यूज है, अलग अलग दोनों के व्यूज हैं. क्या है? इन जनरल तो ये है कि भाई, इन जनरल बता रही हूँ, फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि भाई जो जायज संतान है वो कौन सी मानी जाएगी. वो कौन सी मानी जाएगी? जो वैलिड मैरिज के तहत पैदा हुई है. ठीक है, जो वैलिड मैरिज के तहत पैदा हुई है. ठीक है, वो आपकी इन जनरल ये जायज ही मानते हैं, उसको एक्नॉलेज आप कर सकते हो. लेकिन जो नाजायज है, जो नाजायज है, जहां पे जिसके माता पिता की शादी भी नहीं हुई, या फिर वो जिना वगैरह मतलब कोई एडल्ट्री वगैरह से आए हैं, या फिर कोई प्रोहिबिटेड डिग्री, यानी कि मैंने आपको बताया था ना एफिनिटी, कॉन्जैग्निटी, फॉस्टर एज मदर, तो प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर जो चाइल्ड का बॉर्न हुआ है तो उसको भी हम इलेजिटिमेट मानेंगे.
यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम जायज सिर्फ उसको मान रहे हैं जो एक वैलिड मैरिज से आया है ना। लेकिन लेकिन शिया में शिया में क्या है कि जो नाजायज है, देखो हिंदू लॉ में हमने क्या पढ़ा था, मदर इज ऑलवेज मदर, है ना। तो यहाँ पे सुन्नी में क्या कह रहे हैं कि देखो वैलिड है तो दोनों में उसकी जो पेरेंट एज है वो इस्टेब्लिश होगी। लेकिन सुन्नी में क्या है, अगर वो नाजायज है तो मदर इज ऑलवेज मदर। तो मदर सुन्नी में मदर का वो लेजिटिमेट माना जाएगा, फादर का कोई रिश्ता नहीं होगा। लेकिन शिया में दोनों का ही कोई रिश्ता नहीं होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई कि भाई जायज है तो दोनों का पेरेंट एज है, मदर भी उसकी जायज हो जाती है, फादर भी जायज हो जाता है। लेकिन नाजायज है तो मदर इज ऑलवेज मदर, मदर ने तो बर्थ दिया है, मदर के लिए तो लेजिटिमेट ही है। तो सुन्नी कह रहे कोई बात नहीं, फादर से रिश्ता नहीं है, कोई बात नहीं, फादर जो है उससे कोई रिश्ता नहीं होगा, लेकिन मदर से जो है रिश्ता होगा, मदर उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती है और वो बच्चा मदर की। लेकिन ये सिर्फ सुन्नी कह रहा है, लेकिन शिया में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, वैलिड ही मैरिज होनी चाहिए, उसी को हम जायज मान रहे हैं। लेकिन सुन्नी में कह रहे हैं कोई बात नहीं, ना जायज है तो माँ का तो रिश्ता रहता ही है, तो माँ को दे देंगे, माँ के लिए वो लेजिटिमेट हो जाएगा, मेटर्निटी स्टैब्लिश हो जाएगी, लेकिन पेटर्निटी नहीं देंगे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। क्लियर है तो ओके लिखिए जल्दी। ठीक है, देखिए लिख के भी समझा देती हूँ आपको। मेटर्निटी और पेटर्निटी अलग अलग करके समझाती हूँ अब मैं आपको। देखिए एक शिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं। अगर बच्चा वैलिड मैरिज से हुआ है, लेजिटिमेट है, यानी कि लेजिटिमेट अगर बच्चा है तो उसकी मैटर्निटी एस्टैब्लिश हो रही है, पेटर्निटी भी एस्टैब्लिश हो रही है। ठीक है, बच्चा लेजिटिमेट है। लेकिन बच्चा इलेजिटिमेट है, अगर बच्चा इलेजिटिमेट है तो सुन्नी कह रहा है कि कोई बात नहीं, माँ तो माँ है, तो मैटर्निटी बच्चे की स्टैब्लिश कर देते हैं। लेकिन इस केस में सुन्नी कह रहा है कि पैटर्निटी हम स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन शिया कह रहा है इलेजिटिमेट में ना तो हम मैटर्निटी स्टैब्लिश करेंगे, ना तो हम मैटर्निटी स्टैब्लिश करेंगे, ना पैटर्निटी स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन सुन्नी लॉ ने, सुन्नी स्कूल जो सेक्ट है उसने कम से कम इलेजिटिमेट को मैटर्निटी जो है वो तो स्टैब्लिश कर दी थी। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात। ओके ना, पैटर्निटी, ये तो हमने मैटर्निटी की बात की। पैटर्निटी कब एस्टैब्लिश होगी? पैटर्निटी यानी कि फादर के साथ का रिश्ता, फादर का हक, फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का हक कब होगा? देखिए सबसे पहला तो मैंने आपको बताया था कि सुन्नी के अंदर कितने तरीके की मैरिज होती है, एक तो वैलिड और एक इरेगुलर होती है। और शिया में इरेगुलर जैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है ना। तो पेटर्निटी की बात करें, अगर सुन्नी लॉ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पेटर्निटी कब इस्टेब्लिश होगी? जब वो बच्चा पैदा हुआ है वैलिड या फिर इरेगुलर मैरिज से भी अगर पैदा हुआ है, तब भी हम मान लेंगे कि उस बच्चे का ये जो आदमी है ये पिता है। लेकिन वॉइड मैरिज में हम पेटर्निटी तक नहीं मानेंगे, क्योंकि वो शादी कभी हुई नहीं। लेकिन शिया में सिर्फ वैलिड का ही कंसेप्ट है, तो यहाँ पे बच्चे और पिता का रिश्ता कब स्टैब्लिश होगा? जब वो बच्चा कब होगा? वैलिड मैरिज के तहत होगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ओके लिखिए जल्दी से। देखिए फिर एक केस लॉ आया।
अब ऐसा थोड़ी है बच्चे का पिता जो है ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड है, मदर एक्नॉलेज्ड है, पेरेंट एज जो है उसकी फुली स्टैब्लिश है, कोई भी डाउट नहीं है, कोई अनसर्टिनिटी नहीं है, और अचानक से कोई तीसरा पर्सन आके उस बच्चे को एक्नॉलेज कर लेता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप एक्नॉलेज उसी बच्चे को कर सकते हो जिसकी पेरेंट एज, पैटर्निटी अनसर्टेन हो, कोई डाउट हो, ठीक है। वो बिल्कुल सही है, सब कुछ सही चल रहा है, बीच में जाके कह रहे हो एक्नॉलेज करो मेरा बच्चा, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, जब भी आप एक्नॉलेज कर सकते हो उस बच्चे को, ठीक है। तो यही बात, ये एसेंशियल्स में भी बताऊंगी मैं आपको, बट कौन से केस लॉज से डिराइव हुए, तो केस लॉज भी आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, इसके अंदर जो आपको लिखने हैं वो 3 पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहली बात तो पैटर्निटी अगर आपको एक्नॉलेज करनी है तो अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया, उस बच्चे की जो पैटर्निटी है वो अनसर्टेन होनी चाहिए, कि भाई पता ही नहीं है उसके पिता कौन है कौन नहीं है, तो अनसर्टेनिटी होनी चाहिए कि आप गए उस बच्चे को आपने एक्नॉलेज कर लिया, तो अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, तभी आप एक्नॉलेज कर सकते हो, ठीक है। वहां पे अजम्पशन भी होना चाहिए कि भाई जो उसकी मदर है, जो मदर है और आपका कोई लॉफुल यूनियन था, तभी तो उस चाइल्ड का बॉर्न हुआ, तभी तो आप एक्नॉलेज कर रहे हो, तो अजम्पशन ऑफ लॉफुल यूनियन भी होना चाहिए बिटवीन द पेरेंट्स ऑफ एक्नॉलेज्ड चाइल्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि किस बच्चे की पेरेंट एज को मान रहे हैं, जो आपकी वैलिड, जिसके साथ आपकी वैलिड शादी हुई हो तब बच्चा पैदा हुआ हो, है ना, या फिर जिसके साथ आपकी इरेगुलर मैरिज हो तब बच्चे का बर्थ हुआ हो, है ना। तो अजम्पशन होना पड़ेगा वहां पे कि उसकी, जिस बच्चे को आप एक्नॉलेज करें, उसकी मदर के साथ आपका कोई लॉफुल यूनियन था, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। और दूसरी बात कि ये अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, तभी आप जाके एक्नॉलेज कर सकते हो। ऑल्दो ये पॉइंट्स हम एसेंशियल्स में भी देखेंगे, लेकिन ये बातें आई कहाँ से वो जानना जरूरी है। तो ये मोहम्मद अलहद वर्सेस मोहम्मद इस्माइल का केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है लेजिटिमेसी का, कि कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है। तो इसके अंदर कुछ रूल्स हैं ऑफ लेजिटिमेसी, कुछ रूल्स हैं ऑफ लेजिटिमेसी, ठीक। तो इनको हम देखेंगे। पहले तो रूल्स हैं वो जनरल है, और जो तीसरा रूल है वो अलग अलग सेक्ट का अलग अलग रूल है, ठीक है। अगर चाइल्ड का बर्थ हुआ है, अगर किसी बच्चे का बर्थ हुआ है विद इन 6 months आफ्टर मैरिज, यानी कि इस तारीख को शादी हुई, इस तारीख के 6 महीने के भीतर अगर उस बच्चे का बर्थ हुआ है, तो उस बच्चे को इलेजिटिमेट मानेंगे, अनलेस अनलेस उस बच्चे का एक्नॉलेजमेंट नहीं हो जाता, ठीक है। समझ रहे हो ना, इस दिन शादी, जनरल रूल क्या है, 9 महीने लगी जाते हैं और बच्चा 6 महीने में ही पैदा हो रहा है। शादी इस दिन हुई और इस दिन के 6 महीने के भीतर भीतर वो बच्चा पैदा हो जाता है, तो हम उसको इलेजिटिमेट ही मानेंगे, अनलेस उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, ठीक है। पॉइंट 1 इज क्लियर। अब देखिए, कुछ चीजें आपको खुद से ही याद करनी पड़ेगी, ठीक है, ये रूल्स और ये सब जो चीजें हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो आप लॉजिक से याद कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स वगैरह ये जो है ना, कि चाइल्ड का अगर 6 महीने के अंदर बर्थ हुआ आफ्टर मैरिज तो इलेजिटिमेट है अनलेस एक्नॉलेज्ड। तो इस तरीके के रूल्स जो है आपको लर्न ही करने होंगे, ठीक है। अब जो सेकंड रूल है, अब जो सेकंड रूल है वो कह रहा है कि चाइल्ड का जो बर्थ हुआ है वो हुआ है आफ्टर 6 months, यानी कि इन 6 months के बाद हुआ है, ठीक है। पहला पॉइंट कह रहा था शादी के विद इन 6 months, लेकिन अगला पॉइंट कह रहा है आफ्टर 6 months, इन 6 months के बाद हुआ है, ठीक है।
तो इसको लेजिटिमेट ही माना जाएगा अनलेस फादर डिनाई नहीं कर देता, अनलेस फादर डिनाई नहीं कर देता। ठीक है, अगर आप लॉजिकली स्टूडेंट समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे इस तारीख को शादी हुई, तुरंत बाद ही 6 महीने के भीतर भीतर बच्चा अगर पैदा हो जाते, तो आप ये जनरली भी देख सकते हो कि नॉर्मली 9 to 8 मंथ्स लगते हैं किसी बच्चे को बॉर्न होने के लिए। तो अगर बेसिकली अगर जो चाइल्ड जो है बॉर्न हो रहा है तो उस पर डाउट हो सकता है इतनी जल्दी का, तो इसलिए हो सकता है ये रूल रखा गया हो कि भाई वो इलेजिटिमेट माना जाएगा जब तक फादर एक्नॉलेज नहीं कर देगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा हो रहा है तो जनरल केसेस में भी ऐसा ही होता है ना, इतना टाइम तो लगता है, इस टाइम के बाद हो रहा है तो उसे लेजिटिमेट ही माना जाएगा जब अगर फादर डिनाई नहीं कर रहा तो। आई होप फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपको क्लियर होगा, राइट? देखो, अब 3 स्कूल है, शिया, हनाफी, इनके हिसाब से, इन तीनों के हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड्स दिए गए हैं लेजिटिमेसी के, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि अगर किसी बच्चे का बर्थ हुआ है विदिन 10 ल्यूनर मंथ्स, विदिन 10 ल्यूनर मंथ्स, 10 महीने के भीतर भीतर बच्चे का बर्थ हो गया है तो उसको लेजिटिमेट मानेंगे। ठीक है, हनाफी कहता है कि भाई विदिन 2 इयर्स, विदिन 2 ल्यूनर ईयर्स जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसे लेजिटिमेट ही मानेंगे। और शफई और मलिकी कह रहे हैं कि किसी बच्चे का बर्थ विदिन 4 ल्यूनर ईयर्स हुआ है तो उसको हम लेजिटिमेट ही मानेंगे। अब मेरे से लॉजिक मत पूछना, मैं आपको बता चुकी हूँ कुछ चीजें होती है लर्न करने वाली, तो ये टाइम पीरियड आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। ठीक है, ये 10 इयर्स मत लिख लेना, ये मंथ्स है, और ये 2 इयर्स और ये 4 इयर्स है। ठीक है, आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी। इसको इरेज कर दूं, इरेज कर दूं तो ओके लिखो जल्दी अगर लिख लिया हो तो। ठीक है, अब देखिए, अब आपने इतने टाइम पीरियड पढ़ लिए, विद इन 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 10 मंथ्स, 2 इयर्स, 4 इयर्स, तो इससे आपको क्या एविडेंस का कोई सेक्शन याद आता है? बताइए। Section 112. ओके, तो क्या कहता है? अनम्यूट करके ही बोल सकते हैं। Ma'am, if a child born during the marriage or 280 days after the dissolution of marriage, then he will be deemed as legitimate. चलो, जो आपने बोला तो ये क्या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए अप्लाई होता है? No, it is a secular provision. It applies on all religion. ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म एक्ट है और इस सभी पे ये जो है अप्लाई होता है। तो ये जो है सेक्शन 112 ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि एक हमारे पास केस था एजी रामचंद्रन वर्सेस शाम सुनीसा बीबी। ठीक है, इस केस में यही हेल्ड हुआ था कि भाई जो सेक्शन 112 है ये जनरल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, ये सारे रिलीजन के लोगों पे अप्लाई होता है बिकॉज इट इज अ यूनिफॉर्म लॉ। ठीक, और लेकिन ये कहाँ अप्लाई होता है? ठीक है, मुस्लिम लॉ में हमने कहा कि पेरेंट एज की जो हम बात करेंगे वो हम तभी करेंगे जब वैलिड मैरिज हो उनके बीच, है ना? तो यही था कि भाई वैलिड मैरिज होनी चाहिए, तभी ये 112 अप्लाई होगा। शादी होनी चाहिए ना, शादी होनी चाहिए, तभी तो बच्चा ड्यूरिंग द मैरिज होगा, या आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कहा गया है। मैरिज इज अ सेक्शन, वैलिड मैरिज होनी चाहिए, आपकी मैरिज ही नहीं है तो सेक्शन 112 अप्लाई ही नहीं होगा, पेरेंट एज की बात ही नहीं होगी, तो मैरिज होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो मुस्लिम लॉ के कस्टमरी लॉज है वो तो है ही है, लेकिन सेक्शन 112 भी जो है ये अप्लाई होगा, क्योंकि कोई सा भी रिलीजन हो यूनिफॉर्म लॉ है, अप्लाई सभी पे
होता है। तो यही बात इस केस के अंदर हेल्ड की गई। ठीक है, ना चलिए अब हम दूसरा केस लॉ देखते हैं। अब्दुल रहमान वर्सेस आयशा। इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो हस्बैंड था उसने अपनी वाइफ को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसके हस्बैंड को पता चला कि जैसे इनकी शादी हुई उसके बाद ही ये जो वाइफ है, उसके बाद ही ये जो वाइफ है ये प्रेग्नेंट थी। उसने इसको घर से बाहर निकाल दिया। 4 मंथ के बाद ही वो जो है चाइल्ड का बर्थ हो गया। अब सवाल आ गया पेरेंटेज पे। तो इसके अंदर क्या कहा गया, सोचिए। अब तक जो हमने पेरेंटेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसमें क्या चीज अप्लाई होनी चाहिए। शिया की अगर बात करें, अभी मैंने आपको रूल्स लिखवाए इन जनरल लेजिटिमेसी के रिगार्डिंग, अगर आप उनको देखेंगे और ये 4 महीने की बात देखेंगे और तुरंत आफ्टर आफ्टर द मैरिज ये जो है प्रेग्नेंट थी, उसको देखिए क्या पता चल रहा है, बच्चा क्या है। Ma'am, as per Muslim law, he will be considered as he will be considered illegitimate because ठीक है, child was born within 4 months. ठीक है। तो ये कुछ केस लॉज हैं जिनकी चीजें जिनके जस्ट आपको याद करने, फैक्ट्स आपको इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बट ये अब्दुल रहमान वाला जो केस है इसके थोड़े से कर लेना। ठीक है, ऊपर वाले 2 केसेस के फैक्ट्स ऑल्दो इतने नेसेसरी नहीं थे। ठीक है, जो चीज हेल्ड हुई है बस उसी को आप देखोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ओके। देखिए अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज। जो मैंने आपको सबसे पहला केस लॉ बताया था, उसके बाद उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अज्यूम प्रिजम्पशन ऑफ लॉफुल यूनियन भी होना चाहिए कि भाई बच्चे को तो आप एक्नॉलेज कर रहे हो पर कैसे कर रहे हो, आपको कहा गया है ना उसी बच्चे को एक्नॉलेज कर सकते हो जिसके साथ आपकी वैलिड मैरिज हो। या फिर सुन्नी तो इरेगुलर वाले बच्चे को भी जो है दे देता है। तो प्रिजम्पशन होना चाहिए कि भाई आपकी वाइफ के साथ उस बच्चे की माँ के साथ आपका लॉफुल यूनियन हो सकता है या फिर था। ठीक है, तो प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, उसी बच्चे को तो आप एक्नॉलेज करोगे ना। क्या कह रहे हैं हम बार बार, वैलिड मैरिज होनी चाहिए, वैलिड मैरिज होनी चाहिए। ठीक है, लॉफुल यूनियन हो सकता है आपका, दिखाओगे कि भाई प्रोहिबिटेड या एफिनिटी इन सब में नहीं थे, लॉफुल यूनियन आप दिखाओगे। तो जो प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज है ये भी एक तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है बच्चे को। जब आपकी मैरिज ही प्रिजम्पशन हो जाएगी, प्रिज्यूम कर लोगे कि भाई इनकी मैरिज थी, हो सकती थी। अब जब वो बच्चा मैरिज से हुआ है, ए और बी की मैरिज से ही हुआ है, तो बच्चा क्या होगा बताइए। Legitimate. ठीक है, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट हमने ये भी देखा था कि भाई लिव इन रिलेशनशिप्स होते हैं, हिंदू लॉ में हमने देखा था ना। क्या देखा था, लिव इन रिलेशनशिप्स के जो कपल्स थे बहुत लॉन्ग टाइम से एक साथ रह रहे हैं, है ना, वेडलॉक पॉसिबल है। सोसाइटी में वो ऐसे दिखा रहे हैं कि वो उसकी वाइफ है, उसको ऐसे ट्रीट कर रहा है वो आदमी जैसे वो उसकी वाइफ है, उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है। उनमें लॉफुल वेडलॉक भी पॉसिबल है। लॉफुल वेडलॉक भी पॉसिबल है का मतलब वो किसी प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर नहीं आते। अगर वो शादी करना चाहते हैं तो लॉफुली वो शादी कर सकते हैं, ना तो वो कंजैग्निटी के अंदर आते, ना तो एफिनिटी के अंदर आते, ना तो अदर जो प्रोहिबिटेड चीजें थी उसके अंदर आते। तो लॉफुली वेडलॉक भी उनका पॉसिबल है, लॉन्ग टाइम से साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन की बात आ जाती है ना। सारी सर्कमस्टांसेस को हमने देखा और देखा कि ए और बी, अब हम प्रूफ कैसे करेंगे ना कि भाई ये जो है सी जो है वैलिड मैरिज से हुआ है।
कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ए और बी जो है लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं, ए सोसाइटी के अंदर बी को एज अ वाइफ ट्रीट करता है, सी को एज अ चाइल्ड ट्रीट कर रहा है ना। जो स्कूल एडमिशन है उसमें भी एज अ चाइल्ड उसने एडमिशन करा रखा है। तो यहाँ पे प्रिजम्पशन आ जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन आ जाती है इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। और मेन बात ये भी है कि ए और बी कोई प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर नहीं आते, इनमें पॉसिबल भी है लॉफुल वेडलॉक, ठीक है, और ये लिविंग टुगेदर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो सारे सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद हमें ये पता चला कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन है ऑफ द मैरिज। अब इनके मैरिज का स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन है तो उसके लेजिटिमेसी को भी स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज है, जैसे हमने हिंदू लॉ के अंदर पढ़ा था लिविंग रिलेशनशिप का, उससे आप मिलता जुलता कॉन्सेप्ट कर सकते हो उसे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन आ जाता है इनकी शादी का स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन आ जाता है, तो बच्चे का भी स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन मिल जाता है लेजिटिमेसी को प्रूफ करने का, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं लेजिटिमेसी लेजिटिमेशन। इन दोनों शब्दों में कोई डिफरेंस हो सकता है क्या? सोचिए, लेजिटिमेसी, लेजिटिमेशन, इन दोनों में कोई फर्क है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। रिस्पॉन्ड कर। लेजिटिमेसी डिक्लेरेशन, मतलब कि इट इज अ डिक्लेरेशन दैट यस दिस इज माय चाइल्ड, provided that child is in fact that person's child, मतलब that child must be legitimate child of that father. It is चलिए, merely declaring that, declaring the legitimacy, you can say. एक्नॉलेजमेंट कह सकते हैं इसे, डिक्लेयरिंग Yes, द लेजिटिमेसी को, ठीक है। और लेजिटिमेशन, legitimation is an act of legitimizing the illegitimate child as legitimate, which is not recognized under Muslim law. ओके ओके। तो विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन मुस्लिम लॉ, इससे हम क्या कहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है वो? Adoption. तो हम Adoption. मोटा मोटा इसे ये कह सकते हैं कि लेजिटिमेसी में बात हो रही है एक्नॉलेजमेंट की, और लेजिटिमेशन में बात हो रही है एक तरीके से अडॉप्शन की। तो इसमें फर्क क्या है? देखिए, इसमें फर्क ये है कि इधर आप क्या कर रहे हो, लेजिटिमेसी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को आप डिक्लेयर कर रहे हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को आप डिक्लेयर कर रहे हो। और यहाँ पे लेजिटिमेशन में आप क्या कर रहे हो, जो आपका लेजिटिमेट चाइल्ड कभी था ही नहीं, उसको आप अपना लेजिटिमेट चाइल्ड जो है वो बना रहे हो। लेकिन यहाँ पे वो आपका लेजिटिमेट चाइल्ड है ही ऑलरेडी, और उसे आप डिक्लेयर कर रहे हो एक तरीके से लेजिटिमेट। तो इधर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को डिक्लेयर कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ कुछ न्यू फैक्ट्स बना रहे हो, ठीक है। आई होप दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट नोट में आप आराम से लिख पाओगे, इट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लो, ठीक है। सबसे पहले तो आप बताओगे लेजिटिमेसी का मतलब, लेजिटिमेशन का मतलब, फिर एग्जांपल दे देना एक्नॉलेजमेंट और अडॉप्शन का। और आपको ये लाइन जरूर लिखनी है कि लेजिटिमेसी में जो बात हो रही है, आप स्टेटस दे रहे हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को, ठीक है। लेकिन लेजिटिमेशन में क्या कर रहे हो, आप लिख सकते हो ये लाइन, इट इज अ प्रोसीडिंग टू कन्फर स्टेटस और लेजिटिमेसी अपॉन वन हु वाज नेवर योर लेजिटिमेट चाइल्ड, ठीक है। आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी। ओके, देखिए, अभी तक हमने क्या समझा कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो है मैरिज जो है, एक तरीके का सिर्फ और सिर्फ मैरिज जो है, उस वो एविडेंस नहीं है इस बात का कि भाई आपकी किसी के साथ मैरिज है तो उसका बच्चा आपका ही बच्चा है, नहीं। पेटर्निटी, पेटर्निटी की बात कर रहे हैं अभी हम। तो फादर जो है, अगर हम पेटर्निटी के एग्जांपल लें, तो फादर जो है
उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा उस बच्चे को। जरूरी नहीं है कि अगर उसकी बी के साथ शादी हुई है तो उसका बच्चा, बी का बच्चा, उसका बच्चा भी हो सकता है वो जिना से हुआ हो। जिना यानी कि अडल्ट्री वगैरह, आउट ऑफ द मैरिज। तो सिर्फ मैरिज अपने आप में जो है सफिशिएंट जो है एविडेंस नहीं है, बल्कि पैटर्निटी एस्टैब्लिश करने के लिए उसके जो फादर है उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उस बच्चे को, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा दैट यस दिस इज माय चाइल्ड। तो सिर्फ मैरिज ही दिखा देना कि भाई ए और बी की तो हाँ हाँ मैरिज हुई थी, ये इनफ नहीं है, इट इज नॉट इनफ, ये एविडेंस नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मुस्लिम लॉ में कंसेप्ट रखा गया एक्नॉलेजमेंट का कि भाई उस फादर को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये मेरा बच्चा है। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, उसके कंडक्ट से कि भाई वो अपने बच्चे को अब उसने कर लिया एक्नॉलेज कि भाई वो रख रहा है एज अ चाइल्ड। ठीक है, या फिर एक्सप्रेस भी हो सकता है। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप करोगे कब पैटर्निटी स्टैब्लिश? आप कब करोगे? जो मैंने आपको केस लॉ से भी बताया कि जब उस बच्चे की पैटर्निटी अनसर्टेन होगी तभी आप बीच में जाके उसको एक्नॉलेज करोगे, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो एक और के जो मैंने आपको मोहम्मद अलहाद वर्सेस मोहम्मद इस्माइल में भी बताया कि भाई जो पहले ही अनडाउटफुल पैटर्निटी है उस बच्चे की, कोई डाउट्स नहीं है, अनडाउटफुल है, तो आप जाकर उसको एक्नॉलेज नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं कंडीशंस। अब ये पॉइंट्स तो आप भी बता दोगे मेरे को, ये एक तरीके की समरी है जब जो हमने अभी तक पढ़ा। कंडीशंस ऑफ वैलिड नॉलेज। तो आप किसी चाइल्ड को अगर एक्नॉलेज करना चाहते हो तो क्या कंडीशंस रहेंगी ऑफ अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट? सोचिए और बताइए। When there is doubt as to the legitimacy of the child. ठीक है, जब अनसर्टेनिटी होगी तब, और वो ऑफस्प्रिंग Child नहीं होना चाहिए अडल्ट्री का, और बोलिए क्या बोल रहे थे? मैम अभी क्या पॉइंट बोला आपने? चलिए मैं बताती हूँ, कैन म्यूट योरसेल्फ। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने पढ़ा कि भाई आप तभी एक्नॉलेज कर सकते हो जब उस चाइल्ड की पेरेंट पैटर्निटी से रिलेटेड कोई अनसर्टेनिटी होगी। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो वाइफ है, मतलब जो मदर है उस चाइल्ड की जिसको आप एक्नॉलेज करना चाहते हो, उसके साथ आपका वेडलॉक, जो वेडलॉक है वो पॉसिबल हो। ठीक है, यानी कि कोई प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर आप नहीं फॉल करते हो। ठीक है, उसके बाद कि भाई जो चाइल्ड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही जाके एक्नॉलेज कर रहे हो और वो इतना सा कर देने से वो चाइल्ड आपका हो जाता है। चाइल्ड भी वेरीफाई करेगा। ठीक है, चाइल्ड भी वेरीफाई करेगा उस एक्नॉलेजमेंट को, हाँ ठीक है। ठीक है, ओके। एंड जैसे मैंने आपको बताया जिना, जिना क्या होता है कि भाई वो बच्चा किसका है, एडल्ट्री वगैरह का है। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग है किसी एडल्ट्री वगैरह जैसे ऑफेंस का, वो नहीं होना चाहिए, उसको आप एक्नॉलेज नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक्नॉलेज किसको कर सकते हो? उसी को कर सकते हो जिसके साथ आपका वेडलॉक या तो पॉसिबल है या हो चुका है आपकी वैलिड, या कोई भी उसके साथ मैरिज थी, है ना, और प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर लेकिन नहीं होना चाहिए। तो इन सब की एक तरीके की जो समरी है जो अभी तक हमने पढ़ा वो है कंडीशंस ऑफ वैलिड एक्नॉलेजमेंट। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है इसके अंदर जो अब तक हमने नहीं पढ़े। देखिए हमने हिंदू लॉ में एज गैप की बात की थी अडॉप्शन वाले कॉन्सेप्ट में, है ना। अब एक्नॉलेजमेंट में भी कुछ एज गैप है। क्या एज गैप है? 12.5 ईयर्स। ठीक है, 12.5 ईयर्स। इसमें अब कुछ कंडीशंस की ऐसी भी बात की गई है कि भाई क्या है, मुस्लिम मैरिज क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक तरीके से कैपेसिटी भी होनी चाहिए पार्टीज की जो एक्नॉलेजमेंट कर रही हैं। ठीक है, उनकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए एज ऑफ जैसे उनकी कॉन्ट्रैक्ट होती है जो एक्नॉलेज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात उनकी इंटेंशन होनी चाहिए एक्नॉलेजमेंट की। ऑब्वियसली इंटेंशन तो है ही जब भी वो एक्नॉलेज करे हैं। एज गैप होना चाहिए, एडल्ट्री के ऑफस्प्रिंग नहीं होने चाहिए, मतलब वो चाइल्ड जो है
वो एडल्ट्री वाला चाइल्ड नहीं होना चाहिए। अब जो चाइल्ड है, जरूरी नहीं आपने उसको एक्नॉलेज कर दिया, ठीक है भाई, चाइल्ड जो है वो डिनाई भी कर सकता है, ठीक है, तो जो चाइल्ड है वो वेरीफाई भी करेगा आपके एक्नॉलेजमेंट को, ठीक है। दूसरी बात कि भाई जो चाइल्ड है जिसका आप एक्नॉलेज कर रहे हो, वो ऐसा नहीं है कि आप उठा के चाइल्ड को एक्नॉलेज कर लो, जो चाइल्ड की मदर है उसके साथ भी आपका वेडलॉक पॉसिबल होना चाहिए, जो पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। अब देखिए, चाइल्ड को आपने एक्नॉलेज कर दिया है, उसका इफेक्ट क्या होगा, सोचिए। Conferment of legitimacy. सॉरी, मतलब child will be हाँ वो तो होगा, legitimate. और क्या इफेक्ट होगा? अब वो उसके पिता बन गए, वो उसका बेटा बन गया, तो क्या होगा? अब वो क्या कर सकता है? प्रॉपर्टी, Inheritance, yes, succession and inheritance. इनहेरिटेंस आ जाती है, ठीक है। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो, ठीक है। तो अगर हम लीगल इफेक्ट की बात करें, लीगल इफेक्ट की बात करें तो पहला पॉइंट तो वही जो आपने बोला कि वो लेजिटिमेट हो जाएगा, चाइल्ड लेजिटिमेट हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट कि भाई वो प्रॉपर्टी जो है अपने फादर की इनहेरिट करेगा, ठीक है। और तीसरी बात, अब वो जो बच्चा है उसको एक्नॉलेज कर लिया है, वो लेजिटिमेट बन गया, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली जो उस बच्चे की मदर है उसके साथ भी क्या हो रहा है, वहां भी प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज आ गया, वो भी आपकी वाइफ मानी जाएगी एक तरीके से, आप उसे भी आप मेंटेन करोगे, ठीक है ना। तो ये कुछ लीगल इफेक्ट्स हो गए इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, कनीज फातिमा। देखिए बेसिकली जो प्रोस्टिट्यूट होती है उसके साथ जो है अगर कोहैबिलिटेशन भी दिखा दो तो बेसिकली वो वाइफ नहीं मानी जाती, लेकिन अगर उसके साथ चाइल्ड हो जाता है तो कॉन्सिक्वेंसेस अलग हो जाते हैं। चाहिए उस चाइल्ड को प्रोटेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, प्रोस्टिट्यूट के साथ अगर आप लॉन्ग टाइम से रह रहे हो, ठीक है, नहीं रह रहे, उस बात का कोई भी असर नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट के साथ मुस्लिम लॉ के अंदर कोई भी प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज उनका नहीं किया जाए, लेकिन अगर चाइल्ड हो जाता है और चाइल्ड को एक्नॉलेज कर लेते हैं, कौन? वो जो आदमी है वो इस चाइल्ड को अगर एक्नॉलेज कर लेते हैं, ठीक है, वो लॉन्ग टाइम से कोहैबिलिटेशन में रह रहे थे, लॉन्ग टाइम से एक साथ रह रहे थे, तो प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा प्रोस्टिट्यूट के केस में। जो मैंने आपको अभी समझाया था ना, लिविंग रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट एक तरीके से, तो वहां पे तो आप प्रिज्यूम कर रहे थे उनकी मैरिज क्योंकि वो लॉन्ग टाइम से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट के केस में मुस्लिम लॉ में आप प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज उनकी नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, अगर उनका चाइल्ड हो जाता है तो अगर वो आदमी एक्नॉलेज कर ले उस चाइल्ड को, अभी मैंने आपको लास्ट पॉइंट में क्या बताया था कि भाई लीगल इफेक्ट्स क्या होंगे, बताइए, 3 पॉइंट्स बताए थे। Son being a legitimate son inherits from the property of father, and second effect is derived from the first effect, that is the mother will also be deemed as a legal wife and she will also inherit. ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज। देखिए अब चाइल्ड जो है, चलिए प्रोस्टिट्यूट के केस में हमने ये तो कह दिया कि भाई वो जो औरत है उसके साथ वो लॉन्ग टाइम से रह भी रहा है, तो क्योंकि ये प्रोस्टिट्यूट है तो यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज वाला इनके बीच में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लेकिन इनके बीच अगर कोई चाइल्ड होता है और उसने अब इस चाइल्ड को एक्नॉलेज कर लिया है, तो चाइल्ड क्या बन गया? क्या बन गया ये? Legitimate. अब इसका इफेक्ट क्या होगा? The first effect only. Second effect won't apply in such situation. नहीं, चाइल्ड को अगर एक्नॉलेज कर लेता है, चाइल्ड को अगर एक्नॉलेज कर लेता है तो ये भी इफेक्ट होगा, प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है
उससे पहले जो है प्रोस्टिट्यूट के साथ प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज नहीं है। लेकिन अगर ये चाइल्ड को अगर ये एक्नॉलेज कर लेता है तो इसका वाइसा वर्सा, ये भी जो तीसरा जो कॉन्सिक्वेंस है उसका प्रिजम्पशन भी हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोस्टिट्यूट के केस में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। ठीक है, क्योंकि भाई वैसे तो इन जनरल जो है प्रोस्टिट्यूट को कोई प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज दिया नहीं गया है, लेकिन अगर चाइल्ड हो जाता है, चाइल्ड को एक्नॉलेज कर लेता है, तो वही रूल अप्लाई होगा। क्या रूल अप्लाई होगा? लीगल इफेक्ट क्या होता है कि भाई चाइल्ड को कोई पर्सन एक्नॉलेज कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी मदर के साथ भी प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज माना जाता है। तो यहाँ पे इन जनरल मुस्लिम लॉ में प्रोस्टिट्यूट के साथ आपका प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज तो नहीं माना जाता, लेकिन उनके बीच में चाइल्ड होता है, चाइल्ड को वो एक्नॉलेज कर लेता है, चाइल्ड को एक्नॉलेज कर रहा है, यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज भी तब आए, उससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो दोबारा देख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक, अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैंने आपको क्या बोला था, जैसे मैंने एक्नॉलेजमेंट लिखा था तो मैंने आपको क्या लिखा था, क्या कहा था कि भाई अगर आप अपने बुलेट पॉइंट्स बना रहे हो तो पहली लाइन क्या लिख लो। चलो अब पता चलेगा ध्यान से सुनते हो नहीं। बताओ भाई क्या बोला था कि क्या लिख लो। रिकॉग्नाइज्ड, मतलब कि हाँ जी, मैम याद नहीं है। कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है, अच्छा, एडॉप्शन। यही तो बताई थी ना पहली लाइन कि भाई लिख लो अडॉप्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्या इस बात के कोई एक्सेप्शन है? इस बात के कोई एक्सेप्शन है? देखिए जब भी हम कस्टमरी लॉज पढ़ रहे हैं तो किसी भी चीज का अगर हमें एक्सेप्शन देना है तो हम क्या एक्सेप्शन उठा के लिख देते हैं कि भाई वैसे तो अलाउड नहीं है, पर किसी ट्राइब के, है ना, किसी जाति के कस्टम्स अलाउ कर रहे हैं, वो प्रूव कर देते हैं तो वहां पे अलाउड है। यही तो देते हैं ना हम बार बार रीजनिंग। बताओ, तो यहाँ पे भी यही दिस है। प्लस आल्सो, अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर दे वो तो अडॉप्ट। अलग है, अभी हम कस्टमरी की बात करें, वहां पे तो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, वो किसी एक बेसिक उसके लिए नहीं है, वहां पे तो सबके लिए है। लेकिन अभी हम कस्टमरी लॉज की बात करें, देखिए ये कह रहे हैं वैसे तो अडॉप्शन मुस्लिम लॉ में नहीं है, अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक कम्युनिटी है जहां पे अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट है, और ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। कौन सी कम्युनिटी है, कोई बताना चाहेगा? कोई भी जाति है, कोई सेक्ट है जहां पे वो प्रूव कर देते हैं ये हमारा कस्टम है या कुछ, तो वहां पे एक्सेप्शन मुस्लिम लॉ में भी दी गई है, तो यहाँ पे अडॉप्शन पॉसिबल हो जाता है। तो अभी तक जहां पे अडॉप्शन जो है पॉसिबल की गई है, वैलिड कहा गया है, वो क्या है, कौन सी कम्युनिटी है? ओध कम्युनिटी। ठीक है, ओध कम्युनिटी। ठीक, तो ये जो नाम है ये याद रखना कि इसमें इस सेक्ट के लोग अगर अडॉप्शन करते हैं तो वहां पे इस अडॉप्शन को वैलिड माना जाता है। ठीक है, वैलिड माना जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया अलग अलग स्टेट में रिपीटेडली, तो मैं बार बार बोलूं इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई अडॉप्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मुस्लिम लॉ में, पर इसका एक एक्सेप्शन है विच इज ओथ कम्युनिटी। ठीक है, क्योंकि इनका एक कस्टम है, तो यहाँ पे अगर ये अडॉप्शन करते हैं तो ये बिल्कुल वैलिड अडॉप्शन माना जाता है। क्लियर? ओके, ना बात करते हैं गार्डियनशिप। देखिए गार्डियनशिप में तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, क्योंकि हिंदू लॉ में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, कंसेप्ट एकदम सेम है, 10% का हो सकता है डिफरेंस हो,
क्योंकि यहाँ पे भी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट ही अप्लाई होता है। जैसे हमने वहां पे डी ज्योर, डी फैक्टो, अलग अलग गार्डियंस पढ़े थे, नेचुरल गार्डियंस पढ़े थे, यहाँ पे भी वो ही है। और जब हम मैरिज वाला कंसेप्ट कर रहे थे, हमने पढ़ा था कि सुन्नी लॉ में अगर मैरिज की कंसेंट देनी है तो कौन होगा गार्डियन। तो मैंने उसके अंदर आपको हिराकी पढ़ाई थी कि भाई फादर्स फादर, या फिर आपके अंकल्स आ जाएंगे, फिर पेटर्नल अंकल आ जाएंगे, फोर्थ पे मदर आ जाएगी, फिर मेटर्नल अंकल्स आ जाएंगे, है ना, नहीं तो एट द एंड कोर्ट आ जाएगा। तो एक तो मैरिज के लिए होती है, एक बच्चे की कस्टडी के लिए होता है, और एक होता है उसकी प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तो बच्चे के लिए और उसकी प्रॉपर्टी के लिए जो कंसेप्ट है वो तो सेम रहेगा, डी फैक्टो, डी जो और नेचुरल गार्डियन। लेकिन जो मैरिज का जो है, क्योंकि मैरिज में जो है उसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं, कंसेंट होगी वो, लेकिन मुस्लिम लॉ में तो है ना, तो इसमें हिराकी बताई गई है, तो वैसे ही होगा। ठीक है, इसमें कोर्ट नहीं अपॉइंट करेगा, गार्डियन वार्डन एक्ट के अंदर नहीं अपॉइंट करेगा, ये इनका कस्टमरी लॉ है कि इन्हें मैरिज में भी गार्डियन चाहिए होता है। तो ये बस थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है, अदरवाइज नहीं है। और इसमें शिया और सुन्नी में भी ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, क्योंकि गार्डियनशिप का जो बेसिस है वो कुरान से ही बेसिकली आता है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस भी नहीं है जनरली शिया और सुन्नी को लेकर के। ठीक है, 10% जो है, जैसे मैंने आपको बताया मैरिज वाले में जहाँ गार्डियंस चाहिए होता है मैरिज के केस में, तो वहां पे थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि सुन्नी कहता है एट द टाइम ऑफ मैरिज उन्हें चाहिए, है ना, और शिया कहता है तब उन्हें नहीं चाहिए, डिसोल्यूशन पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है डिफरेंस आ जाता है। अदर देन दैट कोई भी फर्क नहीं है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मुस्लिम लॉ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे चाइल्ड जो है वो माइनर कब है, 15 साल की एज जो है बोली गई है। लेकिन गार्डियनशिप अगर हम पढ़ते हैं और उस बच्चे को गार्डियन अपॉइंट होता है, तो उसकी मेजोरिटी की एज कितनी हो जाती है, जल्दी बताइए। 21 years. यस, ठीक है, 21 ईयर्स हो जाती है उसकी एज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली मुस्लिम लॉ में अगर आपको याद करना है तो मैरिज, डिवोर्स, डोवर, ऐसी चीजों में जो 15 साल है उम्र रखी गई है माइनर की। ठीक है, तो जो भी बच्चा बिलो 15 ईयर्स है वो माइनर है। और गार्डियनशिप के लिए मुस्लिम लॉ में भी गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट ही अप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी के लिए गार्डियन अपॉइंट हुआ है तो उस बच्चे की मेजोरिटी की जो एज है वो हो जाएगी 21 ईयर्स। ठीक है, और गार्डियन जो चीज है इसका बेसिस कहाँ से आया है, कुरान जो इनकी होली बुक होती है मुस्लिम्स की, वहां से आया है। तो इस वजह से शिया एंड सुन्नी के बीच गार्डियनशिप के कॉन्सेप्ट को लेके ज्यादा कोई डिफरेंसेस भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए काइंड्स ऑफ गार्डियंस की अगर हम बात करें तो 3 तरीके के गार्डियंस हैं, मैंने आपको अभी अभी बताए, बताइए क्या क्या। Guardian for minor, guardian for मैरिज, property of the minor, and guardian for marriage. ठीक, ये जो है ये वाला एक्स्ट्रा हो जाता है मुस्लिम लॉ में अगर हम देखें तो। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये वाला जो गार्डियन फॉर मैरिज है, ये जो है कॉन्सेप्ट जो है वो गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट में बिल्कुल भी नहीं है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे बेसिकली जो है सिंपली जो है काजी जो होते हैं उनके उनके पास पावर आ जाती है। ठीक है, काजी के पास पावर आ जाती है, या नहीं तो कोर्ट को भी पावर दी गई है, लेकिन यहाँ पे गार्ड्स एंड वार्डियंस, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर ये नहीं है। ठीक है, बेसिकली अगर नहीं है, कोई भी नहीं है हिरार्की में, हिरार्की में आपको ऑलरेडी मैरिज वाले में पढ़ा चुकी है, आप वो लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी नहीं है तो एट द एंड कोर्ट का भी रोल आ जाता है, लेकिन ये गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर यही है सिर्फ दोनों, जो हिंदू लॉ में है एज इट इज इसमें, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म है। ठीक है, उसमें ज्यादा कोई चेंजेस है नहीं। ठीक है, देखिए तो गार्डियनशिप इन मैरिज, तो इसमें क्या है, हिरार्की है कि फादर होंगे, फादर्स फादर होंगे। देखिए अब जो रिलेटिव्स हैं उनको भी पावर दी गई है टू बी अ गार्डियन।
इन केस ऑफ मैरिज। लेकिन अगर वो अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं तो क्या होगा? स्टिल वो गार्डियन रहेंगे या नहीं रहेंगे? बताइए। द फादर इज, जैसे कि द फादर इज द गार्डियन, फादर, फिर फादर के भाई यानी कि ताऊ चाचा, पेटर्नल अंकल, फिर मदर। अगर ए है, इसकी शादी के लिए, ए की शादी के लिए कंसेंट देनी है, तो अभी इसकी ये भी है, ठीक है, फादर है, लेकिन फादर के रहते मदर ने जो है कंसेंट दे दी, तो क्या इनकी वैलिड मैरिज होगी या नहीं? बताइए, वैलिड मैरिज होगी या नहीं? Invalid, क्यों? because father is still present. पर फादर ने तो रिलीजन कन्वर्ट कर लिया। Then देखिए, father's father. देखिए अभी मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अभी सिर्फ फादर और मदर को ही लेके चलो। अब फादर ने अपना रिलीजन जो है कन्वर्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है, मैं इसको नीट एंड क्लीन बनाती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए अब ये गार्डियन ऑफ मैरिज की बात करें हम। देखिए फादर है, लेकिन फादर ने क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया अपना रिलीजन, ठीक है, लेकिन फादर अभी है इसके। लेकिन फादर से बिना पूछे, फर्स्ट तो फादर है हिरार्की में, मदर ने कंसेंट दे दी, तो ये डॉटर की शादी वैलिड होगी या नहीं? Ma'am, if we apply a caste disabilities removal act, then I think still father can be a guardian for the purpose of marriage of his or her देखिए minor. इसके His लिए अब आप एक minor. केस लिख लीजिए, मोहिनी बीबी केस, मोहिनी बीबी केस। इस केस के फैक्ट्स एकदम सेम हैं जो मैंने आपको अभी समझाए। तो फादर ने आए और फादर ने क्वेश्चन किया, ए की मैरिज जो है बिल्कुल इनवैलिड है, बट कोर्ट ने कहा कि इनवैलिड नहीं है बिकॉज यू आर अ कन्वर्ट, अब आपका राइट चला गया है, यू आर नॉट द गार्डियन एनी मोर। मदर जो है वो गार्डियन थी और जो शादी है बिल्कुल वैलिड है। तो लिख लो मोहिनी बीबी केस। तो इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ये होता है कि अब आप गार्डियन नहीं रहते हो, ठीक है। और फैक्ट्स मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिए हैं मोहिनी बीबी केस के, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जनरली जो है, इतनी सी बात समझ आई, मैरिज वाला तो बहुत छोटा सा ही था, ठीक है। अब ये आप मैरिज वाले लेक्चर्स देखेंगे उधर से भी आपको समझ आ जाएगा। दूसरी बात आती है कस्टडी की। हमने क्या देखा था कि हिंदू लॉ में जनरली मदर को कितनी ईयर्स तक कस्टडी दी जाती है, जब बच्चा कितने साल का 5 हो, years. है ना। लेकिन इसमें जो है एज अलग रखी, क्या एज रखी गई? देखिए यहाँ पे जो एज है, अलग अलग स्कूल्स की अलग अलग एज है, हनाफी, हनाफी एंड शिया। अगर कोई मेल है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अब मैरिज वाला तो कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। ठीक है, मेल और फीमेल को लेके अलग अलग एज जो है रखी गई कि भाई अगर जो मेल है अप टू 7 इयर्स ऑफ एज है तो मदर को कस्टडी दी जाएगी, या फिर जो फीमेल है जब तक उसने प्यूबर्टी नहीं अटेन की तब तक दी जाएगी, ठीक है। और शिया कहता है कि जो मेल है 2 साल तक, 2 इयर्स, और जो फीमेल है उस केस में 7 इयर्स, ठीक है। तो इसको लिख लो, ठीक है, इयर्स है ये, 2 इयर्स, 7 इयर्स, 7 इयर्स एंड प्यूबर्टी, ठीक है। तो मदर को दी जाएगी,
अब देखिए मदर अगर डिवोर्स्ड है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मदर ने रीमैरिज कर ली है तो मदर की भी गार्डियनशिप खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसमें यही दो कंडीशंस थी जो आपने देखनी है, लिखनी है। ठीक है ना, अब एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट, अब एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है गौहर बेगम वर्सेस सुगी बेगम। 1980 का ये केस है। यहाँ पे क्या हुआ था कि गौहर जो बेगम थी, ठीक है, ये भाई अनमैरिड थी, ये अनमैरिड थी, अभी अनमैरिड, और इनका एक आदमी के साथ अफेयर था। ठीक है, शादी नहीं हुई थी, अनमैरिड थी, लिख दिया अफेयर था, जिसका नाम था त्रिवेदी। ठीक है, एक आदमी के साथ इनका अफेयर था और इनसे इनको एक डॉटर होती है, इनसे इनको एक डॉटर हुई अंजुम। ठीक है, फैक्ट्स यहां तक क्लियर है। अब इन्होंने इन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को, इस गौहर ने अपनी बेटी को क्या किया, गौहर ने अपनी बेटी को अपनी मदर की फ्रेंड को, अपनी मदर की फ्रेंड को दे दिया, उसकी कस्टडी दे दी। ठीक है, किसको, अपनी मदर की फ्रेंड को। ठीक है, मदर की फ्रेंड को दे दिया। यहाँ पे मदर की फ्रेंड को अपनी डॉटर का कस्टडी दे दिया। अब जब जो गौहर बेगम है, इन्होंने अपने चाइल्ड को वापस मांगा उनसे, तो उन्होंने डिनाई कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, कि मैं नहीं दूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे केस, जो केस है इसमें ये बात हेल्प की गई कि भाई जो चाइल्ड है उसको कस्टडी में दिया गया था, सिर्फ माँ का अधिकार अभी भी है, माँ का अधिकार अभी भी है, क्योंकि उसने जो है रीमैरिज तो करी नहीं। तो यहाँ पे गौहर बेगम को उसकी बच्ची जो है वो वापस की जाए, उसकी बच्ची जो है वापस की जाए। ठीक है, आई होप इतनी सी बात समझ आ गई होगी। गौहर बेगम वर्सेस सुगी बेगम 1980 का जो है ये केस था। ठीक है, दूसरा केस, दूसरा केस इमाम बंदी। देखिए, जब आपने हिंदू लॉ पढ़ लिया है ना, तो आपको इसमें ना बिल्कुल भी कंफ्यूजन होगी नहीं। देखिए, ये एक इस्माइल, ये आदमी है और इसकी वाइफ है अलग अलग, वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3। इस वाइफ 1 का एक बच्चा भी है, और वैसे तो इस्माइल के मैनी चाइल्ड है। अब इसने क्या किया, वाइफ 1 ने अपना हिस्सा, जो प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा था उसको सेल कर दिया, और साथ ही साथ अपने बच्चे का भी जो हिस्सा है वो सेल कर दिया। तो यहाँ पे जो बाकी सारे सन्स थे इस्माइल के, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि भाई ये जो वाइफ 1 है, इसका चलो अपनी प्रॉपर्टी को तो बेचने का अधिकार था, लेकिन इस चाइल्ड की प्रॉपर्टी को बेचने का कोई भी अधिकार नहीं था। ठीक है, तो कोर्ट ने भी यही बात हेल्ड की, कोर्ट ने हेल्ड किया कि ठीक है, वाइफ ने जो अपनी प्रॉपर्टी जो है सेल आउट करी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मदर ने जो इस चाइल्ड की जो है सेल करी है, मदर ने जो इस चाइल्ड की सेल करी है प्रॉपर्टी, वो बिल्कुल गलत है। वाइफ के पास जो वाइफ 1 है उसके पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है, क्योंकि जब आप गार्डियंस एंड वॉर्ड एक्ट देखोगे तो उसमें जो चाइल्ड है उसका पहला नेचुरल गार्डियन कौन होता है, फादर। और जब फादर है तो वहां पे मदर ने कैसे इस चाइल्ड की प्रॉपर्टी को बेच दिया। तो कोर्ट ने कहा वाइफ 1 ने जो अपनी प्रॉपर्टी को सेल किया वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके पास राइट है, लेकिन चाइल्ड की प्रॉपर्टी बेचने का उसके पास कोई भी पावर नहीं था, क्योंकि मदर जो है वो फर्स्ट नेचुरल गार्डियन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
सो अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, वैसे तो विल तक हमें कराना था, ठीक है, बट वी आर आउट ऑफ टाइम एट द मोमेंट। तो हम अब जो है, जो रह गया है थोड़ा सा गार्डियनशिप का आपका रह गया है कॉन्सेप्ट, एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे विल, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। So yeah, this was all for today's lecture, students. Now we'll meet in the next lecture. Thanks for watching this lecture, students. अगर आपको अच्छा लगा हो ये lecture तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल IJS Law Classes।